हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। यस बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब एंड हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हाउ इज योर टर्म 1 प्रिपरेशन गोइंग ऑन फॉर योर बोर्ड्स 2022? यस बच्चा लोग, आई होप सो कि आप अच्छी खासी प्रिपरेशन कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे शायद MCQ फॉर्मेट की एग्जाम को थोड़ा सा हल्के में ले रहे हैं बेटा। हाँ ना भाई, 6 चैप्टर है हमारे पास, मानती हूँ नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है बेटा, लेकिन अगर आपने एक एक बार भी चैप्टर पढ़ा है ना तो ट्रस्ट मी कि पहली बार क्या होता है, बच्चा बहुत खोया हुआ होता है क्योंकि सिलेबस नया होता है, तो वो हर एक कॉन्सेप्ट को, NCERT की हर एक लाइन को कवर करने की कोशिश करता है और उसे एक एक चैप्टर कवर करने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाता है। लेकिन जब आप सेकेंड टाइम पढ़ते हो तो एज अ टीचर, एज योर मेंटोर, आई वुड लव टू गाइड यू कि किस चैप्टर में से किस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि वो चैप्टर का वो टॉपिक उस पर्टिकुलर चैप्टर का हार्ट है, वहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। क्योंकि ये CBSE का कुछ ट्रेंड होता है ना बेटा, एक चीज़ होती है कि 10-20 साल में चलो ये टॉपिक में से या ये चैप्टर में से ये चीज़ें आती ही हैं, तो उस चीज़ में आई कैन गाइड यू। एंड हाउ कैन आई गाइड यू? तो भाई मैम हमने तो सॉलिड स्टेट पढ़ लिया। वेरी गुड बेटा, आपने सॉलिड स्टेट पढ़ लिया है, लेकिन सॉलिड स्टेट में किन मुद्दों को आपको बहुत अच्छे से करना है, उनके MCQs कितने अच्छे से सॉल्व करने पड़ेंगे आपको, किन टॉपिक्स के अच्छे से करने पड़ेंगे, बाकी करने ही हैं पर इनके बहुत अच्छे से ध्यान दे के करना। तो पहले देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, किन के क्वेश्चंस बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन टेक अप द PDF फॉर दिस सेशन, और व्हाट यू कैन डू इज़ ये PDF मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर भी, तो आप इसे बाद में भी रेफर कर सकते हैं। सो डोंट वरी एट ऑल, हियर वी गो। सो MCQ फॉर्मेट की मज़ेदार बात यह है बेटा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। थ्योरी पेपर में आप लिख देते थे, हाफ मार्क्स मिल जाते थे, MCQ में बेटा आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, इसीलिए और भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले चैप्टर से, यानी कि हमारा सॉलिड स्टेट। बेटा सॉलिड स्टेट में क्वेश्चंस कहाँ से बनने के चांसेस है, इस चैप्टर का हार्ट कहाँ पर है? लेट मी टेल यू, इस चैप्टर का हार्ट है बेटा यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है ना इन चारों में से भी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। जस्ट 1 सेकेंड, टड़ा, चलिए हाइलाइटर ले ले बेटा, हाँ जी ध्यान दीजिएगा। सो पैकिंग एफिशिएंसी, BCC, FCC एंड सिंपल क्यूबिक, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी आनी चाहिए, कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है, कितना स्पेस अनऑक्यूपाइड है BCC, FCC, सिंपल क्यूबिक में। उसमें फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आता है बेटा, π/6 हो गया उसका फ्रैक्शन, है ना, तो आपने अच्छे से सॉल्व किया होगा तो आपको अच्छे से पता चलेगा। पैकिंग एफिशिएंसी हार्ट है, आपको अच्छे से करना है। हर चीज़ की पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू याद रखनी है, फॉर्मूला याद रखना है, Z की वैल्यू याद रखनी है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालना आना चाहिए। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा इस इधर से न्यूमेरिकली बनेंगे, क्योंकि फिजिकल के 2 ही चैप्टर है बेटा, दोनों फिजिकल के चैप्टर ऑल टुगेदर 10 मार्क्स के हैं, तो अज्यूम करो सॉलिड स्टेट 5 मार्क का, सोल्यूशन आपका 5 मार्क का है, क्लियर। तो उसके अंदर भी अगर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की बात कर रहे हो, यार ये चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का है बेटा, थ्योरी पूछने के लिए और भी चैप्टर्स है हमारे पास, तो डेफिनेटली यहाँ से न्यूमेरिकल आएंगे। और न्यूमेरिकल कहाँ से होता है, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल वाले सेक्शन से, या फिर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट करने को आ जाता है। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का बेटा आपको रेशियो दिया होता है कि देखो इतने एटम्स टेट्राहेड्रल वॉइड पे हैं, इतने एटम्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे हैं, कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस MCQ जहां पर भी आपको दिखे, ज्यादा से ज्यादा आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा क्लोज पैकिंग पे। क्लोज पैकिंग में भी हमें किस पे ध्यान देना है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग पे खास ध्यान देना है। वहां पर हमें क्या करना होगा बेटा, वहां पर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर अच्छे से पता होना चाहिए, पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा वो पता होना चाहिए, कौन सा AB टाइप है, ठीक है, कौन सा ABC टाइप है, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस सेगमेंट के अंदर, जहां से आपके MCQ फॉर्म हो सकते हैं। लास्ट आ जाते हैं बेटा डिफेक्ट्स पे। तो डिफेक्ट्स कई बार डायग्रामेटिक फॉर्म्स में भी पूछ लिए जाते हैं, स्पेशली शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, ये डायग्राम के फॉर्म में आपको पूछ लिए जाते हैं। इनके डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल्स जो कि MCQ में पूछे जा सकते हैं, दैट यू नीड टू फोकस मोर ऑन। एंड सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन यू मूव टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स, ये सारे जो डिफेक्ट्स है बेटा, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है F सेंटर्स। F सेंटर्स के बेसिस पर क्रिस्टल लेटाइस के कलर कैसे कैसे होते हैं, ये चीजें आपको चैप्टर पढ़ते वक्त फोकस करनी है, ठीक है।
तो मैंने आपको एक ओवरऑल जिस्ट दे दिया कि सॉलिड स्टेट में इन मुद्दों पर ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा प्राइम फोकस करना है और इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। अब आप बोलेंगे मैम हम एमसीक्यू किस बुक से सॉल्व करें? ट्रस्ट मी बेटा, मेनी बुक्स आर अवेलेबल राइट नाउ ऑन द मार्केट, यू कैन रेफर। सालों से ट्रस्टेड अभी ओसवाल चल रही है, तो ओसवाल का एमसीक्यू बैंक भी बहुत अच्छा है टर्म 1 के लिए। यू कैन ऑल्सो गो फॉर एमटीजी का भी क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छा है, तो दोनों में से कोई भी रेफर कर सकते हो। तीसरा, अगर आप में से किसी ने अरिहंत भी परचेज की है, दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड। आई एम जस्ट गिविंग यू ऑप्शन, तीनों में से कोई भी एक परचेज कर लो शुरुआत से ही और उसको सॉल्व करना शुरू करो। टेंशन नहीं लेना है बेटा, पढ़ाई करनी है, ठीक है। एंड आपकी मैम इज ऑलरेडी देयर टू हेल्प यू आउट, सो व्हाई यू आर टेकिंग टेंशन। चलिए चैप्टर नंबर 2 सोल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। जब आप सोल्यूशन की बात करते हैं बेटा, तो इसके अंदर क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि अगेन फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है तो हमें कहाँ से क्वेश्चन बनाने हैं? तो ये जो हमारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रिलेटेड जो आपने 11th में पढ़े, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने तो एनसीईआरटी के ही इंटेक्स्ट है ना, हर टॉपिक के खत्म होते इंटेक्स्ट के क्वेश्चन है। इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज सोल्यूशन की मोर देन इनफ है, इतने सारे क्वेश्चन है ऑलरेडी, पहले उसे ही सॉल्व कर लो। और आपको लगे कि मैम हमें इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी हो रही है, गो एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट। मैम ने सारे एनसीईआरटी के सोल्यूशन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रीवियस ईयर से अपलोड किए हैं, तो पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं, आराम से बैठ के सॉल्व कर सकते हैं, ट्रस्ट मी। ओके, चलिए बहुत ही बेहतरीन। दूसरा आ जाते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, दैट इज हेनरीज लॉ। न्यूमेरिकल भी इसका हो सकता है, या फिर इससे रिलेटेड इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं, या हेनरी लॉ का स्टेटमेंट हो सकता है, या हेनरीज कांस्टेंट और टेम्परेचर से किस तरह सॉल्युबिलिटी वैरी करती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हेनरीज लॉ में मैक्स टू मैक्स पूछे जा सकते हैं इन योर बोर्ड एग्जाम्स। करेक्ट? क्या क्या बोला मैम ने? हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट, हेनरीज कांस्टेंट के बारे में, टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी और केएच कैसे वैरी करता है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बोला हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन। दैट्स ऑल, हेनरीज लॉ ओवर। जब पढ़ते हो तो इन मुद्दों का ध्यान रखोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ में आपको किस पे फोकस करना है? राउल्ट्स लॉ के स्टेटमेंट आपको आना चाहिए, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन आपको पता होने चाहिए। नॉन आइडियल सोल्यूशन है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन के जो क्राइटेरियाज हैं, जिसमें आप 6 to 7 पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्स करने के बाद वॉल्यूम चेंज कितना होता है, मिक्स करने के बाद हीट गेन होता है या लॉस होता है, और किसका प्रेशर ज़्यादा किसका कम, उसका ग्राफ। तो ये चीज़ें अगर आपको आती रहेंगी तो आप इजीली एमसीक्यू के क्वेश्चंस राउल्ट्स लॉ के सॉल्व कर पाओगे। सेकेंडली, एनसीईआरटी के इनके एग्जाम्पल याद रखना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन के। ट्रस्ट मी, एग्जाम्पल में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि थियोरी पेपर में पहले राउल्ट्स लॉ 3 मार्क्स में आता था बेटा, वहां पे आप पूरी कहानी लिख देते थे। 2.5 नहीं मिला तो 1.5 या 1 तो मिल जाता था, और कुछ भी नहीं लिखा है, राउल्ट्स लॉ का एक फॉर्मूला ही लिख दिया है तो भी हाफ मार्क मिल जाते थे। यहाँ पे क्या दिक्कत है, आपको बेटा अच्छे से सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप करेक्ट ऑप्शन चूज कर पाओगे। वैसे मैं जानती हूँ आप बड़े स्मार्ट हो, बोलोगे मैम हम उसमें भी एडजस्टमेंट कर लेंगे, एमसीक्यू एग्जाम है, हम बड़े स्मार्ट है। बट बेटा याद रखो, नीट और जेई की भी एग्जाम एमसीक्यू फॉर्मेट में होती है, और चीटिंग ना इतनू भी नहीं कर पाते हो आप लोग। तो चीटिंग का सोच के तो दिमाग में रखना ही मत कि हम एमसीक्यू में 1 2 3 4 वाला ऑप्शन करके निकल लेंगे और पास हो जाएंगे। Maybe possibility, don't rely on these nonsense things. You have time, just work on it and improve your concepts, do MCQ practice, you are sorted. Okay, चलिए आ जाइए, लास्ट आ जाते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से बेटा जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इस पे बहुत ही बेहतरीन तरीके के क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में बनते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इनमें से 2 या 3, ये 3 जो बोले ना मैंने, इस पे से एक न्यूमेरिकल लिख के ले लो होगा ही। तो इनके न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैंने क्या बोला, करना क्या है, सिंपल है बेटा, पहले इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर दिक्कत हो रही है गो एंड रेफर द प्लेलिस्ट, उसमें भी अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए मैम आप बता दो यार ये क्वेश्चन करना, वो भी बता दूंगी मैं, डोंट वरी, है ना। ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर यू कैन गो। चलो
एक सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर जो हमारे प्यारे कबूतरों को और प्यारे बच्चों को लगता है वो है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट। माय गॉड मैम, इज दिस अ चैप्टर? ये चैप्टर है या पूरा का पूरा ब्रह्मांड है? ऐसा कोई नहीं है बेटा। पी ब्लॉक में हमारे पास गिन के 4 ग्रुप हैं। इन चारों ग्रुप में जब आप पढ़ते हो तो पहले तो एक्स्ट्रा बुक्स रखो ही मत। यू शुड हैव ओनली अ सिंगल एनसीईआरटी बुक। जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, पढ़ना लाइन टू लाइन है और एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे फोकस करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप ग्रुप 15 को पढ़ रहे हो तो किन किन मुद्दों पे स्पेशल फोकस मारना जहां से क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला जो वहां पे हाइड्राइड का एक टेबल दिया है बेटा, NH3 PH3, इसका जो टेबल दिया है वहां से आपके ट्रेंड रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। हमें पता है NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो भैया उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है PH3 के कंपेयर में। तो वो जो पूरा पैराग्राफ है जहां पे हाइड्राइड के ट्रेंड्स दिए हुए हैं, NH3 PH3 रिलेटेड सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनका बॉन्ड एंगल, उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, वहां से बेहतरीन क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आपको वो पेज बहुत अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। चलो, बहुत ही बेहतरीन। एसिडिक कैरेक्टर जैसे भी क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं। उसके बाद उससे प्रीवियस वाले पेज पे नाइट्रोजन के इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में मेंशन किया है, जहां पर हायर और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रिलेटेड एमसीक्यूज फॉर्म हो जाएंगे। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आ जाते हैं अमोनिया, जो कि आपका कंपाउंड है। अमोनिया कंपाउंड में उसकी प्रॉपर्टीज पे बेटा स्पेशल फोकस करना। अमोनिया की प्रॉपर्टीज पे आपको फोकस करना है, नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज पे आपको फोकस करना है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का जो टेबल है उसको अच्छे से करना है। तो ये आपके चेक पॉइंट्स होने चाहिए, स्पेशल चेक पॉइंट्स, स्पेशल पिन पॉइंट्स व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ग्रुप 15। ओके, नाउ लेट्स कम टू ग्रुप 16 एंड लेट्स टॉक अबाउट अगेन ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स, जैसे कि H2O हो गया, H2S हो गया बेटा। तो इनके ट्रेंड्स आपको पता होने चाहिए। एसिडिक कैरेक्टर के हिसाब से क्या कर लोगे, उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से, उनकी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से जो भी ट्रेंड आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन किए हैं वो सारे ट्रेंड्स अच्छे से करोगे। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अच्छे से कर लो। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती थी वो ये है बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा रब हो गया है। लेट मी टेल यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर, ठीक है। O2 की प्रॉपर्टीज करने के बाद हमारे पास आ जाते हैं ओजोन, H2SO4 एंड SO2 बेटा। ये जो तीनों केसेस हैं, यहां से पहले रीजनिंग क्वेश्चन बड़े बेहतरीन बनते थे। तो रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें से एमसीक्यूज भी तो बहुत ही अच्छी तरीके से बन सकते हैं, और इन तीनों टॉपिक्स में से एक आधा क्वेश्चन तो हो ही जाता था जहां पे रीजनिंग आ जाता था। H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, O3 एस्टिमेशन में यूज होता है आयोडीन के, फिर SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन है। यही जो मैं बोल रही हूँ ये भी एमसीक्यू फॉर्मेट में हो सकता है। तो जब आप इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो, स्पेशल फोकस दो, किसका कैरेक्टर क्या है, कौन रिड्यूसिंग है, कौन ऑक्सीडाइजिंग है, कौन किसके एस्टिमेशन में यूज हो रहा है, ये सारे मुद्दे बड़े जरूरी हैं। तो उसको फोकस करना अच्छे से, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, ओजोन एंड SO2, वेरी गुड। ओके, ग्रुप 17 पर आ जाते हैं, ठीक है बेटा। जब आप ग्रुप 17 की बात करते हैं, आपको सबसे ज्यादा जरूरी जो ध्यान देना है वो है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन वाला जो पेज है, उसे अच्छे से पढ़ लीजिए कि फ्लोरीन छुटकू सा है और कितने कारनामे कर दिखाता है। पीरियोडिक टेबल के अंदर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसके ढेर सारे एक्सेप्शनल बिहेवियर्स हैं और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट देता है कई जगह पे। तो वो वाला पेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से करना। अगर आपको लगता है कि मैम हमें नहीं पता चल रहा, आप ही करा दो, तो कराऊंगी बेटा, पी ब्लॉक में एनसीईआरटी से कराऊंगी, ट्रस्ट मी, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के ऊपर। जब आप इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उसके लिए आपकी टेक्स्ट बुक में एक मस्त वाला टेबल दिया है, ठीक है। IF7, IF5 करके बहुत सारे कंपाउंड्स दिए हैं, 2 हैलोजन से बनते हुए कंपाउंड्स दिए, और उनकी ज्योमेट्री दे रखी है जिसपे आपके अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। क्लोरीन और HCl की केमिकल प्रॉपर्टीज की वो किस किस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप 17, गॉट इट। एंड द लास्ट वन इज योर ग्रुप 18 बेटा।
अगर इन चारों ग्रुप में से क्वेश्चन नहीं आया, मतलब अगर आप मुझे पूछो कि मैम मेरे पास 4 ग्रुप है, मैं चाहूँ तो क्या इसे अलग ऑर्डर में पढ़ सकती हूँ, येस ऑफ कोर्स। तो आप किस ऑर्डर में पढ़ना वो भी मैं बता देती हूँ। गो इनिशियली फॉर ग्रुप 18, है ना, 18th ग्रुप से स्टार्ट करो। उसमें क्या करना, 18th ग्रुप की फटाफट थियोरी पढ़ लेना आगे की, कि नील बार्लेट ने डिस्कवरी की, ऑक्सीजन की जगह पे जेनॉन को प्लेस किया क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम थी। कौन से ईयर में किया, कंपाउंड कौन से कलर का था, रेड कलर का था। वो थियोरी आपने बेसिक हिस्ट्री पढ़ी, जिसपे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, इसलिए पढ़ने की जरूरत है, और तो कोई टेंशन नहीं है। केमिस्ट्री में हिस्ट्री नहीं आती है, ठीक है, लेकिन दी हुई है एनसीईआरटी के क्वेश्चन में एक्सरसाइज के, इसलिए पढ़नी है। ओके, दूसरा, उसके बाद ध्यान देना जेनॉन फ्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड्स पे, कि एक्सी कितने मोल फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके किस तरह का जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड बना रहा है, XeF2, XeF4, XeF6, एंड नीचे थोड़े से आयोनिक कंपाउंड्स बना रहा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन के साथ, वो कुछ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। तो ये जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स के सारे रिएक्शन, और जेनॉन का ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन हो रहा है, उससे जो कंपाउंड जनरेट हो रहा है, उन सब की ज्योमेट्री, जो 4 से 5 ज्योमेट्री दी हुई है आपकी टेक्स्ट बुक में ग्रुप 18 के लास्ट पेज पे, दैट यू नीड टू डू। तो सबसे पहले फोकस करना ग्रुप 18। ये हार्डली, अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हो ग्रुप 18 बेटा, यू कैन फिनिश इट इन अ मैटर ऑफ 40 to 45 मिनट्स, और कुछ भी गलत नहीं होगा आपका। इस सेक्शन से क्वेश्चन आया तो, और आता ही है सारे ग्रुप में। सबसे ज्यादा नया ट्रेड क्या होता है ग्रुप 18 का, एक्सपेक्टेड नहीं था ना कि वो रिएक्शन दिखाएगा, फिर भी दिखा रहा है, तो ग्रुप 18 अपना सबसे ज्यादा धमाल दिखाता है बेटा। ग्रुप 18 को मैक्सिमम फोकस करना, देन कम टू ग्रुप 15 एंड देन गो टू ग्रुप 17, लीस्ट प्रेफरेंस यू कैन गिव टू ग्रुप 16, yes, so go in that order accordingly based on the weightage and based on the trend what we have observed from past 10 years. Okay, that's good, fine. चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड, हियर वी गो। हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स बेटा, वैसे मैं ऑर्गेनिक को कैसे पढ़ना है इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट फिलहाल हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स के अंदर किन टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करना है, प्रिपरेशन दोनों का, हेलो अल्केन का भी, हेलो अरीन का भी, प्रॉपर रीजंस जो होने चाहिए, मेन कॉन्सेप्ट के मुद्दे हैं वो आपको पता होने चाहिए, कि अल्कोहल से कैसे बन रहे हैं, हाइड्रोकार्बन से कैसे बन रहे हैं, क्या प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है, क्योंकि अब एमसीक्यू में आपके पास रिएक्शन दी होगी, ऑप्शन में हो सकता है डायरेक्ट आपके पास प्रोडक्ट हो, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, अगेन द सेम थिंग विल गो। हो सकता है कोई एक, पहले क्या होता था कन्वर्जन आ जाता था 5 मार्क में, अब क्या होगा, कन्वर्जन ऊपर दिया होगा, आपको लिखा होगा आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड इन गिवन इन द फॉलोइंग कंपाउंड, और इट कैन बी अ असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, है ना, असर्शन रीजन टाइप हो सकता है, केस बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, तो पढ़ना तो अच्छे से पड़ेगा ही। तो मैं जो बोल रही हूँ कि स्पेशल फोकस देना इनकी प्रिपरेशन पे, इनकी प्रॉपर्टीज पे, और जब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हो, पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स तो डिलीटेड है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हो बेटा, तो मेल्टिंग पॉइंट में हेलो अरीन्स पे ध्यान देना, क्योंकि वहां पे ऑर्थो पैरा और मेटा रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। सॉल्युबिलिटी पे ध्यान देना कि क्यों हेलो अल्केन्स पानी में ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते पोलार होने के बावजूद भी, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट पे अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स यू कैन गो थ्रू एंड यू कैन प्रिपेयर वेल दिस चैप्टर, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, नॉट वेरी डिफिकल्ट, ओके। Now let's come to alcohol, phenol and ether. Alcohol, phenol and ether में, oh, one thing I missed out over here. Chemical properties में बेटा जो आपको कुछ रिएक्शन बहुत अच्छे से करनी है वो है आपके SN1, SN2, उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री जो भी है, रिटेंशन इन कन्फिगरेशन, इन्वर्जन इन कन्फिगरेशन, ऑप्टिकल एक्टिविटी, इनैंशियोमर्स, ये टर्म्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए एनसीईआरटी के हिसाब से। एंड आपका बीटा एलिमिनेशन, और फिर वहाँ पे एक टर्म आता है बेटा सेडजेफ रूल, वो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, वुड्स रिएक्शन क्लियर होना चाहिए, ये कुछ इस चैप्टर का जिस्ट है, ठीक है। तो वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन होगा, लिख के देती हूँ, गारंटीड, ठीक है। अब आ जाते हो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर पे। जब आप अल्कोहल की बात करते हो, अगेन अल्कोहल का प्रिपरेशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट, इन द सेम वे ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज पे ज़्यादा फोकस करना। एक नेम रिएक्शन है बेटा विलियमसन सिंथेसिस, उस पर फोकस करना, कैसे SN1, SN2, किस केस में मेजर प्रोडक्ट, क्या माइनर प्रोडक्ट, किस
न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में एलिमिनेशन और कब सब्स्टिट्यूशन होता है, ये सारी चीज़ें ध्यान से अच्छे से कॉन्सेप्ट समझोगे तभी आएगा। अगर आपको डिफिकल्टी है, यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स विच आर बीइंग अपलोडेड ऑन SSP, और एल्स आई एम गोइंग टू टीच इट ऑल आउट over here once again, so don't worry at all. Okay, come here, let's move ahead. Now let's come to biomolecules. बेटा ग्लूकोज की बात कर रहे हो। ग्लूकोज बायोमोलिक्यूल्स में जो पॉलीसेकेराइड्स वाला सेक्शन है बेटा वो डिलीटेड है, और मैंने इस पे वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिसपे ऑलरेडी 62 के व्यूज़ हैं, आपके जैसे ही बच्चों ने देखा है, और पेज नंबर वाइज मैंने उसमें सब मेंशन किया है क्या टॉपिक्स डिलीटेड है क्या नहीं, वो आप चेक कर लेना। टर्म 1 सिलेबस बाय सलोनी मैम, या फिर टर्म 1 सिलेबस SSP, दैट्स ऑल, यू कैन टाइप एंड यू विल गेट द होल सिलेबस, जो भी डिलीटेड है, नॉन डिलीटेड है, एवरीथिंग यू विल गेट। बायोमोलिक्यूल्स में बेटा ग्लूकोज की प्रिपरेशन वाला जो सेक्शन है, और उसके बाद दिया हुआ है क्या, उसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जस्टिफाई किया गया है अलग अलग रिएक्शंस के साथ, जहाँ पे प्रूव किया गया है कि भाई ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन एटम है। कैसे प्रूव किया गया है उसको, HI के साथ वार्म करके, तो उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है, टर्मिनल उसके अंदर 5 OH ग्रुप है। तो ऐसे 5 से 6 रिएक्शन दिए हैं, वो 5 से 6 रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए ग्लूकोज वाले सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बेटा प्रोटीन्स पे, ठीक है। एंजाइम्स डिलीटेड है, विटामिन्स डिलीटेड है, हार्मोन्स डिलीटेड है, ठीक है। सो वी हैव प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में पेप्टाइड लिंकेज पता होना चाहिए, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, फाइब्रस प्रोटीन होता है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन को उसको फर्दर क्लासिफाई जिसमें करते हैं कि बीटा प्लीटेड, अल्फा हेलिक्स, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्वार्टरनरी, इस तरह के सारे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए विथ एग्जाम्पल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोला मैम ने आपको, विथ एग्जाम्पल्स, जो NCERT में दिए कि फाइब्रस प्रोटीन है तो क्या एग्जाम्पल है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है तो क्या एग्जाम्पल है, कौन वाटर सॉल्युबल है, कौन वाटर सॉल्युबल नहीं है। फिर आ जाता है बेटा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पे, ठीक है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए कि हाई टेम्परेचर हाई pH या वेरी लो टेम्परेचर वेरी लो pH पे आपका जो प्रोटीन है वो डीनेचर्ड हो जाता है, काम का नहीं रहता है। और डीनेचुरेशन प्रोसेस में कौन सा स्ट्रक्चर उसका खराब होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड फाइनली वी हैव बेटा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, DNA RNA का बेसिक डिफरेंस बायो के बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा। उसके अलावा न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, कितने टाइप्स के RNA होते हैं, नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप के होते हैं, RNA और DNA में कौन सा नाइट्रोजनस बेस डिफरेंट होता है। मैंने तो आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए जो न्यूक्लिक एसिड से MCQ फॉर्मेट में बनने के चांसेस हैं, ठीक है बेटा। तो आई होप मैंने आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी दी है कि जब आप सेकेंड टाइम पढ़ने जाते हो पूरे सिलेबस में तो किन किन मुद्दों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और वो पढ़ते वक्त उन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है कि भाई ओह ये टॉपिक के क्वेश्चन तो मेरे को करने हैं, आई कांट मिस आउट। ओके, सो दैट वाज माय एम कि भाई आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी दे दे, प्रॉपर गाइडेंस दे दे, बीइंग अ मेंटोर। उसके अलावा बेटा कल से 8 बजे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। वाई? देखो क्योंकि हमारे पास वक्त जिस हिसाब से है उस हिसाब से मैं चाहती हूँ कि बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है ऑर्गेनिक को समझना एज कंपेयर टू फिजिकल। ऑर्गेनिक आपके लिए बिल्कुल नया नया है, इसके कॉन्सेप्ट्स थोड़े नए हैं, तो हम इसको एक बार कर लेंगे तो हम जब भी इसको रिवाइज करेंगे हम अच्छे से इसको ग्रैसअप कर मतलब वाइंड अप कर पाएंगे। होगा क्या, एंड में करोगे तो दिक्कत आएगी, तो आपको एक प्रॉपर टाइम मिल जाएगा इसको रिवाइज करने का। इसलिए हमने पहले ऑर्गेनिक को उठाया, ऑर्गेनिक के 3 चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं एंड देन वी विल गो बैक टू फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। आई वुड लव टू गो बैक टू इनऑर्गेनिक एंड देन वी विल मूव टू फिजिकल। तो यहाँ पर थोड़ा उल्टा चलेंगे, है ना, कोई टेंशन नहीं है। एंड आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, जितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही हो, और चाहते हो आप कि आपके जैसे बच्चों को ये चीज़ पता चले कि भाई क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। प्लीज़ डू शेयर इट अमंग दो स्टूडेंट्स। और शेयर नहीं कर सकते, बोलोगे कि नहीं मैम हमारा टाइम वेस्ट होता है, तो लाइक कर देना, क्योंकि अगर आप लाइक ज़्यादा करते हो तो यूट्यूब उसे खुद आपके जैसे जिन्हें उस पर्टिकुलर टॉपिक की रिक्वायरमेंट जो से सर्च कर रहे हैं उन्हें सजेस्ट करता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक काम कर दे
देना and to be regular with this family, with this channel which is yours. It's completely yours and everything happens according to you. What do you have to do? Simply subscribe the channel, like, share and yes of course अपने suggestions comment करना मत भूलिएगा because I love to read your comments. Maybe I'm not replying but I'm reading your comments constantly. If I'm giving a heart, trust me, at that time I have read your comment. So hopefully meet you soon tomorrow at 8 p.m. with the same energy and I want you to be present there. Thank you so much for watching. मिलते हैं next class में. Till then, take care. Love you all. Bye bye. See you.